नमस्कार दोस्तों, दिन था 16 जुलाई 1945। यह दिन मानव सभ्यता के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण एक दिन था। जिस दिन सुबह के अर्ली आवर्स में कहीं गहरे न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में किसी रिमोट लोकेशन पर एटॉमिक बम का पहली बार सफलतापूर्वक डेटोनेशन किया जाता है। इसे ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है, जिसकी योजना फेमस मैनहट्टन परियोजना के तहत बनाई गई थी। मैनहट्टन परियोजना को 1942 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा शुरू और प्लान किया गया था। इस परियोजना का मेन लक्ष्य न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कर एक हथियार विकसित करना था। इस टेस्ट ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया और जर्मनी के बीच इस तरह के एक अजेय हथियार विकसित करने की दौड़ को मुख्य रूप से समाप्त कर दिया था। यह दौड़ छिपी हुई प्रयोगशालाओं और दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पर चलाई गई थी, और यह परियोजना उस समय पृथ्वी पर कुछ महानतम दिमागों का उपयोग करने के कारण सफल हुई थी। इस घटना के कुछ सप्ताह बाद वर्ल्ड वॉर 2 लगभग समाप्त हो गया था, जब जापानी शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एक एटॉमिक बम गिराया जाता है। और हम सभी इस बमबारी के भीषण परिणामों के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जिसने भी ट्रिनिटी टेस्ट को अपनी आंखों से देखा है, उसने 40,000 फीट ऊंचा एक मशरूम क्लाउड को आसमान तक उड़ता हुआ देखा है। इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप डेटोनेशन जोन में बम ने लगभग 300 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा एक गड्ढा छोड़ दिया था, जिसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर के अंदर रफ मैक्सिको रेगिस्तान की रेत चमकीले ग्रीन कलर के ग्लास में बदल जाता है। इस स्पेशल ग्लास का फॉर्मेशन बम द्वारा उत्पादित 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के कारण हुआ था, क्योंकि रेगिस्तान की सिलिका सैंड को मेल्ट करके ग्लास में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत अधिक थर्मल एनर्जी जरूरत होता है। इतना ही नहीं, बल्कि यह ग्लास अत्यधिक रेडियो एक्टिव भी पाया जाता है, जो कि जाहिर तौर पर एटॉमिक बम के कारण उत्पन्न हुआ था। और इस स्पेशल ग्लास का नाम ट्रिनिटी टेस्ट के आधार पर ट्रिनिटाइट रखा गया था। साल 1932 की बात है, जब पैट्रिक क्लेटन नाम के एक इजिप्शियन जियोलॉजिस्ट और उनकी टीम इजिप्ट के सऊद प्लेटो रेगिस्तान में एक जियोलॉजिकल सर्वे पे निकलते हैं। एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचने के बाद अचानक उन्हें कार के टायर से एक क्रंचिंग टाइप के साउंड आने लगती हैं, जो कि रेगिस्तान की रेत के कंपेयर में एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के साउंड था। और उन्हें एक्सीडेंटली एक बड़ी ग्रीनिश ग्लास शीट की खोज मिलता है, जो कि रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपा हुआ था। इस ग्रीनिश ग्लास का आगे लेबोरेटरी में डिटेल स्टडी किया जाता है और सरप्राइजिंगली अत्यधिक रूप में रेडियो एक्टिव पाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह रेडियो एक्टिव ग्लास सहारा डेजर्ट के इस पर्टिकुलर रीजन में से ही एक्सीडेंटली पाया गया था, या यह हमारी धरती पर और जगहों पर भी पाया गया था। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह ग्रीनिश ग्लास बाद में लीबिया में भी एक ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर माइल एरिया से भी डिस्कवर होते हैं और रेडियो एक्टिव भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, बाद में यह बेबीलोनिया और सुमेरियन सिविलाइजेशन के खुदाई के दौरान साउथ इराक में भी पाया गया था। इसी प्रकार का डेजर्ट ग्लास मंगोलिया के गोबी डेजर्ट और चीन के प्राचीन सिल्क रोड से भी खोजा गया था, जिसे चाइनीज रोजवेल के नाम से जाना जाता है। अब यह एक और सवाल उठता है कि क्या हम इस ग्रीनिश ग्लास को फर्स्ट टाइम डिस्कवर करते हैं, या मुझे यह कहना चाहिए कि हम उन्हें रीडिस्कवर किए थे, क्योंकि हमें इस बात का मेनी एविडेंसेस मिल रहे हैं कि प्राचीन इजिप्शियन लोग पहले से ही अपने गहनों में इसी तरह के ग्लास का इस्तेमाल कर रहे थे। इसका एक उदाहरण यह है कि तूतनखामेन की मम्मी से भी इसी तरह का ग्रीनिश ग्लास डिस्कवर हुआ था। साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पाया कि इन ग्लास का इस्तेमाल पैलियोलिथिक एरा के होमोसेपियंस अपने औजारों में करते थे लगभग 10,000 साल पहले। क्या कारण हो सकता है कि ये खास हरे रंग का रेडियो एक्टिव ग्लास दुनिया में कई अलग अलग स्थान से पाया गया?
एक संभावित साइंटिफिक हाइपोथेसिस यह है कि पृथ्वी में गिरने वाले मीटियोराइट्स यानी उल्कापिंड लोकल टेम्परेचर को इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं कि यह इस तरह के ग्लास को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर इनकी ओरिजिन उल्कापिंडों से हुई है तो इसकी भी उम्मीद की जाती है कि इसके अंदर बहुत सारे आयरन और अदर मिनरल्स के फ्रैगमेंट्स मिलना चाहिए जो कि नहीं मिलते हैं। इसके अलावा यह अनएक्सपेक्टेड है कि उल्कापिंड से प्रोड्यूस हुआ ग्लास एक शीट के फॉर्म में बने, क्योंकि मीटेरोइड्स से प्रोड्यूस हुआ ग्लास नॉर्मली एक अलग प्रकार के आकार फॉर्म करते हैं। दूसरी साइंटिफिक पॉसिबिलिटी यह है कि लाइटनिंग यानी बिजली गिरने के कारण यह ग्लास बना हो। समटाइम लाइटनिंग भी डेजर्ट सैंड को ग्लास में बदल सकती है। हालांकि बिजली चाहे डेजर्ट सैंड को पिघला सकती है, लेकिन बिजली से बने डेजर्ट सैंड के ग्लास एक लाइटनिंग के जैसा ही एक शेप फॉर्म करते हैं, जो कि यह ग्रीनिश ग्लास के शेप से बिल्कुल अलग आकार की है। तो फिर अगर मेटेरियर्स और बिजली नहीं तो यह रेडियो एक्टिव ग्रीनिश ग्लास की ओरिजिन क्या हो सकता है? क्या यह हमारे मॉडर्न टाइम की सिमिलर एटॉमिक एक्टिविटी के कारण एंशिएंट पास्ट में कभी ओरिजिनेटेड हुआ होगा? इसमें यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण और महाभारत में ब्रह्मास्त्र नाम से वर्णित एक डेडली वेपन का डिस्क्रिप्शन है, जो कि हमारे मॉडर्न एरा के एटॉमिक बम के डेटोनेशन से बहुत क्लोजली मेल खाता है। परमाणु बम की खोज करने वाले रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर हमारे पौराणिक हिंदू पाठ में विश्वास करते थे और यहाँ तक कि नियमित रूप से गीता भी पढ़ते थे। जब उनसे परमाणु बम की खोज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बयान दिया कि हाँ, मैंने आधुनिक युग में परमाणु बम की खोज की है। क्या इसका मतलब यह है कि वह यह भी मानते थे कि परमाणु बम हमारे प्राचीन अतीत में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और उन्होंने इसे सिर्फ मॉडर्न टाइम में रिडिस्कवर किया है? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे एंशिएंट पास्ट में धरती में न्यूक्लियर एक्टिविटी और परमाणु युद्ध हुआ था? आप इस तथ्य के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।